आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। यह खबर है तो बंगाल की, लेकिन इसका पूरा इंप्लीकेशन या यूं कहें कि रामिफिकेशन देश भर के लिए है। आज सोमवार को बंगाल विधानसभा में सीबीआई और ईडी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन इस निंदा प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा, वो हमारे देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत करता है जिसकी चर्चा गलियारों तक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी ने जमकर कोसा, कहा कि तरह तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहीं पर आकर बात फंस जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ममता बनर्जी की जबान बहुत ही नरम थी। उन्होंने जो कहा वो उनके कई विरोधियों को समझ में नहीं आया कि क्या कहा, और उनके सहयोगी तो अभी भी चक्कर खा रहे हैं कि ममता दीदी को हुआ क्या है। मुझे नहीं लगता ये पीएम कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ स्थानीय और केंद्रीय नेता हैं जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग अलग रखने का आग्रह करती हूँ। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ममता बनर्जी का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर ममता बनर्जी के ऊपर छीटाकशी कर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके परिवार को फंसाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने संघ परिवार की बढ़ चढ़कर बधाई की, बहुत तारीफ की थी उन्होंने। ममता बनर्जी ने कहा था कि उस वक्त कि संघ परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो ना तो ममता बनर्जी को समझ पाते हैं, ना पश्चिम बंगाल की राजनीति को। ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि राज्य में सीबीआई ने 109 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से कानून के तहत सिर्फ 50 ऐसे मामले हैं जिनको दर्ज किया जाना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी के ये सुर में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि अगर आप याद कीजिए, चुनाव के दौरान पानी पी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी कोसा करती थी। अब अचानक ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगने लगे हैं। संघ परिवार से उनका प्रेम जाग उठा है। बीजेपी के कुछ नेताओं को लेकर उन्हें संशय है, जिनमें सबसे ज्यादा शुभेंदु अधिकारी से लेकर उनके बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, यह आपके लिए समझना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में जांच कर रही हैं। पिछले 2 महीने में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार भी किया है। मसलन अवैध कोयला खनन मामले में मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शिक्षा भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता को गिरफ्तार किया गया है। मवेशी तस्करी मामले में ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिटफंड घोटाले में मंत्री फरहाद हकीम को उनकी जो प्रवक्ता हैं उनके कुणाल घोष, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे अभी सीबीआई के रडार पर बंगाल में टीएमसी के करीब 30 नेता हैं जिनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। अब जरा इनके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस बयान में कहा है कि उनके भतीजे को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है जो कि ममता बनर्जी की वजह से है। सीबीआई और ईडी इसके खिलाफ और निंदा प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। इसके पहले भी उन्होंने किया है, सीए पारित हो गया, केंद्र सरकार की पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो, लॉ कानून बनने के बाद उसका खिलाफ प्रस्ताव होता है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ इसका खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया गया है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सरकार के पास कोई इशू नहीं है
विधानसभा चलाने के लिए कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए फालतू विषय पर समय बर्बाद कर रहे हैं। वो करने दीजिए ना, इसका पहले तो बहुत अपशब्द यूज किया ना। आज जिस तरीके से यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर हाउस के अंदर महाराष्ट्र में एक विचारपति का रोड एक्सीडेंट ना खुदकुशी हुआ था, उसका बोला अमित शाह जी ने उसको मर्डर करा है। ये इतना घटिया है, इसका बात छोड़ दीजिए। ये सब अंदर जाने वाला है, सब अंदर जाने वाला है और भतीजा का रक्षा करने के लिए ये सब कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का यह मानना है, खास करके जो पश्चिम बंगाल में है, कि ममता बनर्जी के बदले हुए सुर दरअसल उनके बचाव की रणनीति है। ममता बनर्जी ने भले ही विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बख्श दिया है, लेकिन उनके निशाने पर दो नेता बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दरअसल उनके अंदर उनके मातहत सीबीआई आता है, क्योंकि सीबीआई गृह मंत्रालय के मातहत काम करता है। और दूसरे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नंदीग्राम से सांसद हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, विधायक है, माफ कीजिएगा। और हमने ग्राफिक पे जरा गलत लिख दिया, इसलिए माफी चाहता हूं इसके लिए। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई नेता सीबीआई के रडार पर आता है तो ये किस तरह की बातें सामने आने लगती हैं। कहा जाता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के हाथ का एक खिलौना है, जिसको कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ यही बात ममता बनर्जी अभी तक लगातार करती चली आ रही थी। तो हमने सोचा चलिए इसके बारे में तहकीकात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े सामने आए जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बीते 18 सालों का यह आंकड़ा है जो आपके सामने है। 200 नेताओं पर सीबीआई ने जांच की है। इनमें से 80% नेता उस वक्त की सरकार के विपक्ष के नेता थे। यह आंकड़े हम आपको सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी पता चलता है इन आंकड़ों के आधार पर कि एनडीए की सरकार में विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई की जांच का मामला यूपीए सरकार के मुकाबले पहले से बढ़ गया है। आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी 10 साल के लिए, 2004 से 2014 के बीच, तो उस वक्त तकरीबन 72 नेताओं पर सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा था। इन 72 नेताओं में से 60% यानी कि 43 नेता ऐसे थे जो उस वक्त यूपीए के विपक्ष में थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार जो बीते 8 सालों से सत्ता में है, बीते 8 सालों में 124 नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। और इन 124 में से 95% जो नेता हैं, यानी कि 118 नेता विपक्षी पार्टियों के, एनडीए के विपक्ष में खड़े पार्टियों के। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यूपीए से लेकर मौजूदा शासनकाल के बीच में विपक्ष के पार्टियों के नेताओं पर शिकंजा का जो सीबीआई का शिकंजा है वो पहले के मुताबिक ज्यादा है। एनडीए के शासनकाल में ऐसे कौन कौन से रसूख वाले नेता हैं जो सीबीआई के रडार पर आए, उनका एक नाम आपके सामने रख देते हैं। नाम रखें उससे पहले उनके पद की बात कर लेते हैं। जो हमने आपको बताया कि 118 ऐसे लोग हैं जिनको विपक्ष में, और 124 हैं जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिला दे तब नेता हैं। इनमें से एक मुख्यमंत्री सीबीआई के शिकंजे में है। 12 पूर्व मुख्यमंत्री, सीबीआई उनकी जांच कर रही है। 10 मंत्री हैं, सीबीआई उनकी जांच कर रही है। 34 सांसद हैं, सीबीआई उनकी जांच कर रही है। 6 ऐसे सांसद हैं जो अब सत्ता में नहीं है, जो पूर्व सांसद हैं, उनकी जांच चल रही है। 27 विधायकों पर जांच चल रही है और 10 पूर्व विधायकों पर जांच चल रही है। ये पूरे आंकड़े हम आपको दे रहे हैं जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े। इनमें से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 43 लोग ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अभी तक जो 124 नेता बीते 8 सालों में सीबीआई के रडार पर आए हैं, इन 124 नेताओं में से सिर्फ एक नेता के बारे में क्लोजर रिपोर्ट आई है और एक नेता दोषी पाया गया है। अब आइए आपको पार्टी वाइज यह आंकड़ा दिखा देते हैं, तब स्पष्टता काफी ज्यादा हो जाएगी। 30% जो नेता हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है वो तृणमूल कांग्रेस से आते हैं। माफ कीजिए, नंबर है ये। 30 नेता हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के हैं। 26 कांग्रेसी नेता हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं। 10 आरजेडी के नेता हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं। उसके बाद 10 बीजेडी के नेता हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं।
6 BYSP के नेता हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं, 5 BSP के नेता सीबीआई के रडार पर हैं, 5 TDP के नेता सीबीआई के रडार पर हैं, आम आदमी पार्टी के 4 नेता हैं, समाजवादी पार्टी के 4 नेता हैं, ADMK के 4 नेता हैं, CPM के 4 नेता हैं, NCP के 4 नेता हैं और उसके साथ साथ NC यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेता हैं, DMK के भी 2 नेता हैं जो इसमें शामिल हैं, PDP के 1 नेता हैं और 1 निर्दलीय नेता है। इस पूरे मामले में 7 हैं जो कि अन्य दलों से वे जुड़े हुए हैं। यूपीए शासनकाल के दौरान ऐसे कितने बीजेपी के नेता थे जिनके ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई की थी? उनकी कुल संख्या है 12। सीबीआई ने 10 साल के यूपीए शासनकाल में 12 बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। बीते 8 सालों में एनडीए शासनकाल में सिर्फ 6 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की है। तो ये अगर आप आंकड़े देखें तो 118 विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई आज जांच कर रही है, 6 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सीबीआई आज जांच कर रही है। सीबीआई के बारे में पहले भी कई तरह की तल्ख टिप्पणियां आती रही हैं, जैसे कि कोलगेट के मामले के संबंध में जब जांच चल रही थी और इसकी सुनवाई हो रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो बातें कही थी वो आज भी हर किसी के कान में गूंजती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई सरकार के तोते की तरह है जो पिंजरे में बंद है, अ केज्ड पैरेट। आज भी सीबीआई को इसी संज्ञा से बड़े पैमाने पर जाना जाता है। 1 अप्रैल को सीबीआई के स्थापना दिवस पर पूर्व सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि कई अहम मामलों की जांच में सीबीआई की शिथिलता, उसकी निष्क्रियता, उसकी लेट लतीफी सामने आती रही है, जिसकी वजह से जांच एजेंसी की पूरी कार्रवाई प्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं और जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर न सिर्फ सवाल खड़े होते रहे हैं बल्कि सीबीआई विश्वसनीय है ही नहीं। जस्टिस रमन्ना का यह बयान था। केंद्र सरकार पर सीबीआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप आज से नहीं लग रहा, दशकों से लगता चला रहा है। जिसके पास सत्ता की चाबी है वो तोड़फोड़ करने के लिए, राज्य सरकारों को गिराने के लिए, नेताओं को लाइन पर रखने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करता है। यह बात नई नहीं है। आमतौर पर राज्य सरकारें इस पर अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब राज्य सरकारों ने अपने बचाव के लिए भी एक रास्ता निकाल लिया है। इसमें एक प्रावधान है सीबीआई एक्ट में, जिसमें कहा जाता है कि सामान्य सहमति होनी चाहिए राज्य सरकारों की कि सीबीआई बिना किसी परमिशन के राज्यों तक जाए और वहां पर अपना काम करे। लेकिन अब कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस सामान्य अनुमति को देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से सीबीआई बिना इजाजत के राज्यों में जाकर छानबीन नहीं कर सकती। यह कैसे हुआ आप ये समझ लीजिए। दरअसल सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के तहत हुआ है, जिसमें सीबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि केस की जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना सीबीआई के लिए आवश्यक है। राज्य सरकारों की भी जरूरत है कि वो अनुमति दे, लेकिन जब तक राज्य सरकारों की अनुमति नहीं होगी तब तक कोई भी जांच एजेंसी, खास करके सीबीआई, राज्य में जाकर जांच नहीं कर सकती। अब सामान्य संपत्ति को वापस लेने का मतलब यह होता है कि राज्य सरकार के बिना अनुमति के राज्यों में सीबीआई की टीम ना तो प्रवेश कर सकती है, ना ही राज्य के किसी भी अधिकारी से, किसी भी पुलिस अधिकारी से संपर्क साध सकती है और ना ही किसी पर कार्रवाई कर सकती है। यानी कि राज्य में जो पुलिस अधिकारी हैं उनके अधिकार तो हैं, लेकिन सीबीआई के पास ऐसे अधिकार नहीं होंगे। सामान्य सहमति वापस लेने से सीबीआई की कार्यप्रणाली पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिसका फायदा वो तमाम राज्य खास करके उठा रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े हैं। अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है? सीधा सा मतलब है कि जो सरकारें बीजेपी के विपक्ष में चल रही हैं, उन्होंने अपने अपने राज्य में सीबीआई के लिए सामान्य सहमति से विड्रॉ कर लिया है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने ये किया है? आइए अब आपको बता देते हैं। ऐसे तकरीबन 9 राज्य हैं, जैसे कि पंजाब, जिसने सामान्य सहमति विड्रॉ कर ली है। राजस्थान विपक्ष की सरकार है, सामान्य सहमति विड्रॉ। बंगाल से विड्रॉ किया गया है।
मेघालय, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में चूंकि पहले बीजेपी के विपरीत सरकार थी तो वहां पर भी यही स्थिति थी। ये 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये तमाम बातें इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि बंगाल में भी यही स्थिति है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी अब इस बात को जानती हैं राजनीतिक परिपक्वता के आधार पर कि यहां पर अब सीबीआई से अगर बचना है, एजेंसियों से बचना है, परिवार को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी की तारीफ करके शायद बचा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे ही होगी इस देश की राजनीति? इस पर हम और सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही